थैंक यू वेरी मच भाई शहजाद भट्ट साहब। आपने बड़े मुफीद हमेशा की तरह गाइडलाइंस दी। मैं अब बग़ैर किसी तमहीद के मैं मुल्तमस हूँ जनाब मलिक मोहम्मद अकरम साहब से कि वो हमें लिटिगेशन एडवाइज़री एडवोकेसी पे अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एडवोकेसी के सब्जेक्ट के आने से शुरू करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि कुछ वकील की ना प्री रेक्विजिट्स हैं कि जिस बंदे ने LLB कर लिया है या ITP का लाइसेंस लिया हुआ है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकालत सबसिक्वेंट एलिमेंट है। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जिसने LLB किया है या जिसने ITP किया है, कोर्ट जाने से पहले उसका यूनिफॉर्म अगर वकील है तो साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि वो ये इल फील ना करे कि अगर साथ वाला आदमी बैठा हुआ है और उसने कोट साफ सुथरा पहना हुआ है, मेरा कोट जो है वो पसीने से नज़र आ रहा है कि दाग पीछे नज़र आ रहे हैं, मट्टी ठीक ठाक लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा, ताकि वो जब आपने महफिल में बैठे तो साफ़ सुथरा वो खुद भी फील करे कि मैं साफ़ सुथरा बैठा हूँ, दूसरा भी महसूस करेगा कि यार स्मेल नहीं आ रही। लिहाजा यंग मैन को चाहिए कि साफ़ सुथरा लिबास पहने। ये वकील जो है ना अपने यूनिफॉर्म में खूबसूरत लगता है, और यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म है, ये नहीं है कि उसने ब्लू पैंट पहनी हुई है, सफ़ेद शर्ट के ऊपर काली टाई लगाई हुई है, कोट भी पहना हुआ है। मैं समझता हूँ ये उसने 16 साल ज़ाया किए हैं। अगर उसको कपड़े ही नहीं पहनने आए तो फिर वकालत का मज़ा तो नहीं है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वकील ITP है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो साफ़ सुथरा सूट पहन के है ना यार, कोर्ट में जाना है, कोई जनरल स्टोर पे तो नहीं जाना ना, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, जज साहबान के सामने खड़ा होना है। हो सकता है उसका क्लाइंट भी उसके साथ पीछे बैठा हो। तो इसलिए एक तो ये है कि यूनिफॉर्म का पहनना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जज साहबान भी देख रहे होते हैं कि ये चार्टर्ड, उससे पूछना ना पड़े ना। एक आदमी अगर यूनिफॉर्म में खड़ा है तो मुझे पता है कि ये एडवोकेट है, और अगर ITP भी है तो ITP का भी बेसिकली हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि उसने भी वेस्ट कोट पहन के आना है। सेम इज दी पोजीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सूट पहन के आया ना यार, साफ सुथरा आए, रिप्रेजेंट करे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि केस प्रिपेयर करने से पहले मैं समझता हूँ कि उसने एक साफ़ सुथरी फाइल लेनी है, और उसमें अगर टैक्स ईयर, ये मैं टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी मैं एडवोकेसी वाली बात नहीं कर रहा, ये मैं होमवर्क बता रहा हूँ कि उसने होमवर्क कैसे करना है। बेशक वो ड्यूटी लगा दे अपने जूनियर की, लेकिन अगर वो खुद पहले करेगा उसके बाद ही जूनियर को कहेगा ना, उसे खुद आता होगा तो वो जूनियर को सिखाएगा। इसलिए अपने हाथ से वो पहले अपनी रिटर्न नीचे लगाए, सीक्वेंस में आपने फाइल डिटरमिन करनी है कि ये रिटर्न आ गई है। उसके बाद आपको आपका केस ऑडिट में सिलेक्ट हुआ है तो इंटीमेशन लेटर आया होगा, वो लगाएं। उसके बाद दूसरा लेटर कौन सा आया है वो लगाएं। आपने अपना जवाब दिया है तो लगाएं, नहीं दिया है तो भी रीज़न साथ बताएं ना, क्यों नहीं दिया, क्यों कंप्लायंस नहीं हुई। लिहाजा तरतीब से आपने फैक्ट्स डिटरमिन करने हैं और एंड पे पहुंच जाना है कि इस तरह मेरे ऑडिट में केस सिलेक्ट हुआ है, इस डेट को हुआ है, उसके बाद ये रिप्लाई हुआ है, रिप्लाई को नहीं माना, उसके बाद ये शो कॉज हुआ है, शो कॉज नोटिस की ये डेट है, मैंने ये रिप्लाई दिया, अल्टीमेटली ये इम्प्रूव्ड ऑर्डर पास। ये तो एक सीक्वेंस ऑफ फाइल है, और मैं समझता हूँ कि ये सीक्वेंस ऑफ फाइल बाकायदा उसमें पंच करके फाइल में लगा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक लिफाफा निकाले जो सिविल वाले करते हैं कि वो लिफाफा निकाले और फिर उसके बाद उसे मैं कहूँ कि जी इंटीमेशन लेटर ज़रा निकालो कब इशू हुआ है, तो वो देखता रहे, चूँकि रोस्टम पे खड़ा है उसके आधे कागज़ नीचे गिर जाने और उसने फिर परेशान हो जाना। और वकील जब रोस्टम में परेशान हो जाए तो समझे कि आधा केस तो वैसे गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़ाइल प्रॉपर मेंटेन हो और सीक्वेंस वाइज हो,
लिबास अच्छा पहना हुआ हो। उसके बाद तीसरा ये है कि अगर इनकम टैक्स का केस है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पास स्टैचूट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो ये समझे कि जज साहबान को कुछ पता नहीं है, मैंने अपनी कहानी भी सुनानी है, उसको रेलिवेंट लॉ भी बताना है कि सर ये मेरे साथ हुआ है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरे साथ हुआ है और किताब का सेक्शन जी फलां ये कहता है। अब अगर वो किसी सेक्शन पे रिलाई कर रहा है और उसके पास किताब नहीं है, वो जज साहब कह सकते हैं ना कि जी आप ज़रा रेलिवेंट सेक्शन पढ़ें। अब वो कहता है मेरे पास तो किताब कोई नहीं है, इसका मतलब है वो फिर वकालत करने के लिए तो नहीं खड़ा, उसके पास तो किताब ही कोई नहीं है। जो मैं लैक देखता हूँ कि यार अगर आप नहीं हो, जो वकील अपना बोझ नहीं उठा सकता फिर वो प्रोफेशन ना इसमें ना आए। किताब तो उसके पास होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी वजह से भूल गया है तो आपको पता है कि बार रूम आपकी कोर्ट के साथ अवेलेबल होती है, उधर आपकी बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप उसमें से बुक्स उठाएं, चाहे जज साहबान पूछें ना पूछें, किताब आपके पास होनी चाहिए, पता चले कि भाई किताब वो साथ लेके आया। लिहाजा ये बेसिक चीज़ें जो है ना, ये तो एडवोकेसी से पहले आनी चाहिए कि जी फाइल साफ़ सुथरा हो, फाइल मेंटेन प्रॉपर हो, बुक्स उसके पास हो। अब उसके बाद ना एडवोकेसी स्टार्ट होती है कि एडवोकेसी कैसे करनी है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले उसने फैक्ट्स को टिप्स पे करना है। ला छोड़ दें, ला जज साहबान खुद पूछ लेंगे या देख लेंगे, भाई फैक्ट्स तो बताए ना। और फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि टैक्स में फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं ही कोई नहीं। देखें ना 122 में मैक्सिमम अमेंडमेंट एक सेक्शन है जिसमें अमेंडमेंट होनी है, इसके अलावा मुझे बताया ना कि असेसमेंट किधर होनी है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसे पता हो कि सर मैंने रिटर्न फाइल की, चार्ट बना ले ऊपर सिर्फ फैक्ट्स का, बुलेट्स पॉइंट कि जी फैक्ट्स ये हैं कि मैंने रिटर्न फाइल की फ़लाँ डेट को, मेरी डिक्लेयर्ड इनकम ये थी, मेरा केस सिलेक्ट हुआ ऑडिट में, या मुझे 111 का नोटिस आया है कि जी मेरा एक प्लाट जो मैंने कंसील किया है, एडमिटेडली कंसील किया है, नहीं डिक्लेयर किया वेल स्टेटमेंट में, उन्होंने 111 का मुझे नोटिस इशू किया और कन्फ्रंट करवाया है। कन्फ्रंट करवाने के बाद मैंने उनको जवाब दिया है। मैंने जवाब ये दिया है कि सर बिल्कुल मैंने कंसील किया है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्लाट परचेज किया है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने सेल कर दिया। तो मुझे बताया ना कि जब मैंने रिटर्न फाइल करनी है तो 30 जून को मैंने अपने एसेट डिक्लेयर करने हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। तो जब मैंने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली, परचेज भी कर लिया, सेल भी कर दिया, तो देयर वाज नो नीड टू डिक्लेयर इन द वेल्थ स्टेटमेंट। तो लिहाजा ये जो स्टांस था असेसिंग अफसर का, सर ये गलत है। लिहाजा फैक्ट्स के ऊपर जो है ना डिबेट आपने करनी है और फैक्ट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए और वो आपने पढ़ने नहीं है। मैं आज भी देख रहा था ना, जिसने फाइल नहीं पढ़ी हुई ना, जब मैं कहता हूँ कि मुझे आप फैक्ट्स बताएं, वो फाइल खोल लेता है, खोल के कहता है सर अभी देख लेते हैं। तो यार फिर आप क्या प्रिपेयर करके, अगर देखना है तो अगर आपने पढ़ के तोती की तरह मुझे बताना है कि जनाब ये कमिश्नर अपील के ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं, इस तरह मज़ा नहीं है। टीचर जब स्कूल में ना, आप भी पढ़ते रहे हैं, मैं भी पढ़ता रहा, जिस टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके क्वेश्चन लिखना है और फिर गाइड वाला काम नहीं करना कि गाइड भी साथ रखे और कहे कि ये देखें ना 2 + 2 = 4, ये कैसे हुआ है उसे नहीं पता, वो कहता है बस ये 2 + 2 = 4। तो इसका मतलब ये है कि वो देख के समझा रहा है, नहीं समझा सकेगा। लेकिन अगर वो उसे पता है तो वो बताएगा कि पहला स्टेप ये लेना है, दूसरा स्टेप ये लेना है, तीसरा स्टेप ये लेना है, और इन स्टेप के बाद जब ये आंसर आएगा तो इसकी पड़ताल कैसे करनी है वो भी बताएगा कि जनाब अब आपने इस आंसर को वेरीफाई करना है कि क्या ये मेरा आंसर ठीक है। हम करते रहे हैं कि जी अगर वो रिकनसाइल हो जाए तो इसका मतलब है मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। लॉ में सेम पोजीशन है कि आपने जब फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे ना, फैक्ट्स को कम से कम ऑर्डर को 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ें।
2 दफ़ा फैक्ट्स ज़रूर पढ़ें और उसमें देखें कि जी एक्चुअल गलती कहाँ है, कि हुआ क्या है। इतना तो पता होना चाहिए ना वकील को कि सर ये फैक्ट्स हैं, और इस फैक्ट्स के बाद ये मेरे साथ असेसिंग अफसर ने किया है, अब सर मेरी बात सुने कि मैं अब क्या कहना चाहता हूँ। फैक्ट्स आपने बता दिए। यानी पहला जो टिप्स है वो ये है कि आपको फैक्ट्स जो है वो डिटरमिन करने हैं और वो आपको आने चाहिए। एक मिनट सर, सिर्फ इसने थोड़ा सा अंधा कर दिया, ये मैं ज़रा ठीक कर लूँ। उनको तो पता होगा कि आज ही फलां टाइम का ये मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा दोबारा। अब मैं बगैर आना की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चेक कर लें। काल दरक होता आज दरक को जीरो करता डेट कोई बात नहीं, मैं दूर खड़ा हो जाऊँ, सारे टाइम सारे सिर्फ मैंने टिप लेनी है, बाकी मैं बता देता हूँ। देखें पहला जो है ना इसमें एडवोकेसी में, वो आपने फैक्ट्स जो है जितना बेहतर फैक्ट्स तैयार करेंगे ना, आप समझेंगे आपका आधा काम हो गया। उसके बाद जो है आपने रेलेवेंट लॉ की तरफ जाना है, और उसमें सबसे पहले आपने 3 चीज़ें देखनी है जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने फैक्ट्स टिप्स पे कर लिए कि ये फैक्ट्स हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले, चूंकि एडवोकेसी है ना, आपने रेलेवेंट लॉ को देखना है कि जी उसने जो मुझे प्रोसीडिंग इनिशिएट की हैं, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी। इन फैक्ट्स को सामने रखते हुए क्या उसने लॉ ठीक अप्लाई किया है। फॉर इंस्टेंस वो एक तरफ नोटिस देता है कि जी आपका लोन डिक्लेयर है, और आपका लोन जो कि डिक्लेयर है इसमें आपने एविडेंस नहीं लगाई कि ये क्रॉस चेक के जरिए है या बगैर क्रॉस चेक के है, और वो क्या करता क्या है, वो 111 लगा देता है। अब आपने देखना है कि यार अगर लोन वो मान रहा है कि लोन तो है, और लोन अगर क्रॉस चेक के जरिए नहीं है, तो यार ये तो सेक्शन 39 का केस बनता है, 111 किधर ले गया है। तो इसका मतलब है पहले फैक्ट्स को सामने रखना है कि यार जो उसने फैक्ट्स मुझे कन्फ्रंट करवाए हैं, और उसके बाद जो उसने लॉ अप्लाई किया है, क्या वो लॉ प्रॉपरली किया है या नहीं किया। सिर्फ आपने इस हद तक देखना है कि जी लॉ कौन सा रेलेवेंट है। फिर लॉ को पढ़ना है। फिर लॉ को जब आपने पढ़ना है कि यार उसने सेक्शन तो ठीक अप्लाई किया है, लेकिन इसको अप्लाई करते हुए ये 3 प्री रेक्विजिट्स थी, 1 2 3, क्या इसको भी उसने फुलफिल किया है या नहीं किया। नहीं किया तो आपने नोट कर लेना कि ये भी डिफेक्टिव है, ये डिफेक्ट है इस शो काज में। तो लिहाजा आपने रेलेवेंट लॉ को अच्छी तरह पढ़ना है कि जी इसमें ये 2 सेक्शन या 3 सेक्शन इन्वॉल्वमेंट टोटल, और मेरा ये इशू है। लिहाजा लॉ आपके सामने होना चाहिए। आपने अपने आर्गूमेंट्स तैयार कर लिए कि जी ये आर्गूमेंट्स हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये आ जाता है लॉ के बाद कि आपने एंटिसिपेट करना है कि यार दूसरी तरफ से कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, अगर ये होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आपने दोनों तरफ केस तैयार करना है, और उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपकी लॉ फर्म है ना, और आपके पास 4 बच्चे काम कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, आपका काम ये है कि उन बच्चों को कहना है बेटे आपने फेवर में तैयार करना है, आपने अगेंस्ट करना है। दोनों बच्चों को कहना है आपने अगेंस्ट करना है, और आपने केस ला अगेंस्ट ढूंढने हैं। दूसरे को कहना है कि जी आपने फेवर में करना है। और जब आप दोनों की तैयारी हो जाएगी तो मैं एज ए सीनियर आपका एज ए जज बैठ जाऊंगा, मैं दोनों की बात सुनूंगा, भाई आप बताओ ना कैसे तैयार किया, अब आप अपना केस प्लीड करो। उससे क्या होगा कि जूनियर भी प्रिपेयर होगा ना, वो यही समझेगा कि मैं जज साहब के सामने बैठा हूँ। वो अपना केस ला बताएगा, नोट हो जाएगा। उसके बाद वो सीनियर उससे दूसरे कहेगा कि जी आप बताओ, रिबटल दो, तुम क्या कहते हो। उसने आपने गुजारिशात सामने रखेगा, वो जो सीनियर है वो खुद एवेल्यूएट कर लेगा कि अच्छा इसका मतलब है कि हमने दोनों तरफ से ये चीज़ें लेके जानी हैं। क्योंकि जब वो दूसरी तरफ से जवाब आएगा, हो सकते यही जवाब जो बच्चे ने तैयार किया मुखालिफ ने, यही क्वेश्चन होंगे। तो आपने जब वो क्वेश्चन आपके जहन में होंगे तो आप कोर्ट में जज साहब को कह सकते हैं
फ़ौरन कि सर ये जिस केस लॉ पे रिलाई कर रहा है सर उसके फैक्ट्स टोटली डिफरेंट हैं, पढ़ लें, उसको आपने काउंटर करना है ना। तो जब आप काउंटर करेंगे तो इसका मतलब आप कन्विंस कर रहे हैं, अपनी तरफ केस लेके जा रहे हैं। लिहाजा तीसरा पॉइंट ये है कि आपने एंटिसिपेट करना है कि डिफेंस क्या आ सकता है और उस डिफेंस का मेरे पास रिबटल क्या होना चाहिए। ये है तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथा है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने अपना इशू फार्मूलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ये कंसीलमेंट का केस है या ऑडिट का केस है तो आपने देखना है, फॉर इंस्टेंस कि ऑडिट का केस, आपका केस ऑडिट में सिलेक्ट हुआ है तो आपने देखना है कि जी ऑडिट के केस में 177 से प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी है। उसने मुझे नोटिस इशू किया, क्या मैंने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर आपने देखना है कि यार रिकॉर्ड तो मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या 177 में कोई प्रोविजन इस तरह की है कि जिसमें ये कॉन्सिक्वेंस दिया हो कि यार रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया। तो फिर क्या करना है, जब आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे ना तो उसका सब सेक्शन 10 ये कहेगा कि भाई जिसने रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया तो उसने 122 में ऑर्डर नहीं करना, उसने एक्स पार्टी फैसला करना है। लेकिन आपके सामने जो ऑर्डर है उसने 122 में किया, आपने पकड़ लिया कि यार ये तो जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट आ गया। अब जब लॉ में आपकी ग्रिप होगी ना तो आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। एडवोकेसी है ना यार, हमने दूसरों के लिए झूठ बोल के अपनी कब्र खराब करनी है? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी आप झूठ बोल के वकालत करें। आपने सच बोलना है, फैक्ट्स को सामने रख के लॉ को इंटरप्रेट करना है। बहस करनी है ना कि सर नहीं ये फैक्ट्स के ऊपर मेरी बहस ये है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वकालत के लिए कहें कि सर यार ये कागज़ निकाल दो, ये मैं टैंपरिंग कर लूँ। यार ये वकालत नहीं, आपने सिर्फ फीस के चक्कर में अपनी कब्र ख़राब करनी है। यार ये शोबा तो जो वकालत का है ये तो पैगंबरों का शोबा रहा है, इसलिए आपने ऑनेस्टी के साथ करना है। ये गलत फहमी है कि जी वकील झूठ बोलता है। मैं कहता हूँ कि ये कागज़ आपके सामने है, फाइल है ना सामने, और उस फाइल में केस बनता है तो ज़रूर ले लें, नहीं बनता तो आप उसको बता दें कि भाई आपका केस नहीं बनता, लिहाजा बेहतर है कि आप टैक्स पे कर दें, आपका टैक्स बनता है। आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन उसको दें ना, या फिर आप उसके ऊपर टाइम लगाएं कि यार मैंने फिर इससे कैसे निकलना है। अब उसके लिए मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले देखनी है आपने, और अगर आपकी ग्रिप उसमें हो जाए तो मैं समझता हूँ जज जो मर्जी कहता है, जितना मर्जी राशि हो, अगर आप कहेंगे सर जी केस टाइम बार्ड है, मैं देखता हूँ ना, नहीं मानेगा। ठीक है ना, अगर आपका पॉइंट ठीक है कि केस टाइम बार्ड है, वो नहीं मानेगा, यार आगे ले जाए ना, क्यों पैसे देते हैं। कहेंगे सर जी मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरा आर्गूमेंट लिख लें कि जनाब ये केस टाइम बार्ड है, कैसे टाइम बार्ड है, ये इस तरह टाइम बार्ड है, उसके बाद जो आपका दिल करे आप कर दें। काबू करना है ना यार। सिमिलरली अगर जुरिस्डिक्शन का इशू है 1 मिनट के लिए, आप कहते हैं कि सर ये ए ने ऑर्डर पास किया है, बी ने करना है, ये जुरिस्डिक्शनल ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात भी ठीक है कि ए ने किया है, बी ने करना था, तो लिहाजा सारा काम खत्म हो गया, विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑर्डर है। लॉ उसने अप्लाई ठीक नहीं किया, यार ये सेक्शन 39 का केस बनता था, क्योंकि लोन तो वो मान रहा है, तो 111 में कैसे जा सकता है, अनएक्सप्लेन कैसे हुआ। जब वो सोर्स खुद मान रहा है कि लोन आपने लिया, इसका मतलब है सोर्स तो एक्सप्लेन है। अब उसमें डिफेक्ट क्या है कि क्रॉस चेक नहीं है, तो 111 का तो केस ना बना। सर प्रोसीजरल लैप्स है ना, अब उस प्रोसीजरल लैप्स में 111 में एडिशन तो नहीं हो सकती, 39 में होगी। 39 में ना उसने शो कॉज इशू किया है, और लॉ ये कहता है कि जी जो असेसिंग अफसर है कैन नॉट गो बियॉन्ड दी शो कॉज नोटिस। आप एक दफ़ा प्रोसीडिंग ख़त्म करवाएंगे, डिपार्टमेंट करता क्या है, उसने कहना नहीं मैंने ठीक किया। अब वो ये नहीं करेगा कि जनाब अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं दोबारा नोटिस इशू करके विद इन टाइम अगर कोई है तो मैं कर लूँ, वो तो साइकिल में खड़ा चला जाता है।
और एंड पे जब पहुंचता है वो कहता है कि यार बात तो इनकी ठीक है, तब तक ओरिजिनल ऑर्डर जो है टाइम बार्ड हो चुका होता है, तो फारेगा, टाइम खत्म हो जाता है। लिहाजा लास्ट सबसे पहले देखना है कि जिस जिस सेक्शन के तहत ऑर्डर हो रहे हैं वो आपने पढ़ना है, और फैक्ट्स सबसे पहले आपके, बार बार फिर फैक्ट्स की तरफ नहीं जाना, फिर किताब जब आपने पकड़ लेनी है ना तो आपके फैक्ट्स आपके टिप्स पे हैं। वो चाहे 4 इश्यूज हैं तो आपने चारों इश्यूज को 1 2 3 लिख देना है कि सर उसने 111 में एडिशन किया है, उसके बाद मेरी इस परचेज को डिसअलाउ किया है, फिर तीसरा उसने कहा कि ये मैं एक्सपेंस डिसअलाउ कर रहा हूँ, विदहोल्डिंग नहीं आपने की। तो हर चीज़ का हल मौजूद है। अगर विदहोल्डिंग नहीं की तो आपको पता है कि ये मैंने पेमेंट किसको की थी, ABC को किया, इसका मतलब है आपको पता है। आपने उस ABC को कहना आपने रिटर्न फाइल की है, वो कहता किया, तो इसका मतलब है अगर मैंने टैक्स नहीं काटा और उसने अपनी रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर दिया है तो डिफेक्ट क्योर हो गया, मेरा एक्सपेंस फिर डिसअलाउ कैसे हो सकता है। यानी आपने फिर क्रॉस करना है ना 1 2 3 करके हर सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए एक तो ये आपने करना और फिर क्लैरिटी के साथ खड़े होना है। जब आपने पढ़ना है ना फिर आए शायद कोर्ट के सामने नहीं करना, कोर्ट की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है कि सर मैं भीख मांगने के लिए नहीं आपके सामने खड़ा, मैं आर्गू करने केस आया हूं और ये इशू है, तकड़े होके खड़े ना यार, फीस नहीं ली हुई, ठीक है ना। इसलिए और कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आपकी फाइल जो है वो इन सीक्वेंस होगी और आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे, क्योंकि डिबेट फैक्ट्स के ऊपर ही होती है। लॉ तो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाता है, ज़्यादा फैक्ट्स भी आपने देखने हैं, फिर क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो आपने जो अपनी रिस्पेक्टफुल सबमिशन करनी है ना, हम्बल रहना है, जज साहब को अनाय नहीं करना। जज साहब आपकी बात नहीं मान रहे, आपने खामोशी से उनको सुनना है कि सर आपकी बात कंप्लीट हो गई, इजाज़त है तो मैं अपना मुद्दा भी आपके सामने रखूं। हम्बल रहना ना यार, जज तो फिर जज है ना, माय लॉर्ड जो कह रहे हैं, तो फिर जब आपने उनको मिलाड कह दिया तो फिर उनकी बात पहले सुने, इनाय नहीं करना कभी भी। सख्त आदमी है कोई बात नहीं है, कहेंगे सर जी पहले आप जो ज़हन में क्वेश्चन है वो बेशक आप पुट कर लें, या पहले मुझे आप सुन लें और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपने प्रामा फेशी आपने पूछना है तो सर आप पूछ लें। हो सकता है कि मैंने आपकी अपील देखी, मैंने कहा यार ये ब्लैक लिस्टिंग का आर्डर है, ये तो अपील मेरे पास लाई नहीं करती, ज़रा निकालो ना सेक्शन। अब मैं आपको सेक्शन देखे ना, मेरिट का तो क्वेश्चन ही मैं सुन ही नहीं ना रहा, मैं कहता हूँ आपकी अपील लाई नहीं करती, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे लाई नहीं करती। मैं कहूँगा कि जी आप रेलेवेंट सेक्शन पढ़ें, उसमें तो उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर के पास आपने जाना है, तो ट्राइब्यूनल में आप कैसे आ गए हो। अब वकील साहब मम खड़े हैं, सर मेरी बात तो सुने सर, देखें उसने फेक लाइन नहीं की। यार ये मैं नहीं बात कर रहा, मैं मेरिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि यार अपील मैं आपकी सुन नहीं सकता। आप पहले ये एस्टैब्लिश करें कि अपील लाई करती है और ऐसे लाई करती है, उस हर्डल से निकलेंगे तो आगे बात होगी ना। इसी तरह फॉर इंस्टेंस एपरेंटली अपील टाइम बार्ड है, आपने 1 साल के बाद की है और आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन नहीं फाइल, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर नहीं किया कोर्ट के सामने आपको, अपने आप को। आप लिखें कि सर ये जो अपील मैं साल के बाद फाइल कर रहा हूँ, अपनी ग्राउंड्स आपकी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि सर मैं साल के बाद जो आपके पास सबमिट कर रहा हूँ उसमें ये रीज़न थी, मुझे आर्डर नहीं मिला या ये सर्विस गलत है। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपको आर्डर लेट मिला है या जैसे भी मिला है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि यार ये वाकई लेट है, तो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करनी है, वरना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं न करेंगे जी कंडोन कर दें, तब तक
जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि पहले सरेंडर करें ना अपने आप को, माफ़ी मांगें कि सर आप कंडोन करें और कंडोनेशन इस वजह से सफिशेंट काज है तो लिहाजा ये कंडोन कर लें और मैरिड पे सुन लें। बंदा बाहर गया हुआ था, हज पे गया हुआ था जिसकी वजह से डिले हुआ है, प्रॉपर सर्विस नहीं हो, फिर तकड़े होकर खड़े होना। तो इस लिहाजा अगर टाइम बाद अपील हो तो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन, ये छोटे छोटे डिफेक्ट हैं लेकिन ये अल्टीमेटली टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो ये आपने करना है कि जी हम्बल रहना है, पोलाइटली आपने बात हमेशा पूरी करनी है। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि यार ये जो जज सामने बैठा है फाइल पढ़ के आता है या इसने फाइल कोई नहीं पढ़ी हुई। और ये वकील का ये भी एक एडवोकेसी में हमने देखना होता है कि यार ये जज जो है ना ये एडजर्नमेंट जूनियर को भेज देना तो दे छोड़ता है, और एक जज है वो कहता है फाइल मैं पढ़ के बैठूँ बस आज ही इसको डिस्पोज ऑफ करना है, मेरे पास ना एडजर्नमेंट वाला काम कोई नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपने लेनी थी एडजर्नमेंट तो आप एक हफ्ता पहले अप्लाई कर छोड़ते, मेरा टाइम सेव करते, मैं चूँकि फाइल पढ़ के बैठा हूँ। तो इस तरह के जजेस भी अवेलेबल हैं। तो लिहाजा आपने जब एडवोकेसी करनी है तो आपने जजेस का माइंड मेकअप भी देखना है। एक आपको पता है कि यार ये जो जज है ना ये बगैर पैसों के काम करता ही नहीं है, गारंटी है, वकालत तो करनी है। अब उसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपना केस के रिटन आर्गूमेंट 200% सबमिट करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आपने कहना है कि सर ये रिटन आर्गूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड करें। अगर वो नहीं करता तो उसका भी हल है। उसका हल क्या है कि आपने अपील लगी हुई है ना मंडे को, 2 दिन पहले आर्गूमेंट्स तैयार करें, रिसीव करवा के आएँ। ट्राइब्यूनल में जाना है, ट्राइब्यूनल में रिसीव करवाएं, कमीशन अपील के पास जाना है, डाक रिसीव करवाते हैं ना। इसका मतलब आपके पास एविडेंस आ गया है कि मैंने रिटर्न सबमिशन दे दी है। और जिस दिन आपने कोर्ट में खड़े होना है उस दिन आपने रिटर्न तो दिया हुआ है, डिस्पाइट ऑफ दिस आप कहेंगे सर मैंने रिसीविंग करवा दी थी, हो सकता है आपकी फाइल तक नहीं पहुंची, तो काइंडली सर ये फर्दर ले, ताकि कल जब आपने हाई कोर्ट में खड़े होना है तो आप अपना एफिडेविट दें। मैं देता रहा हूँ कि सर ओपन कोर्ट में मैंने रिटर्न सबमिशन दी थी, मैंने अपना एफिडेविट लगाया, रिसीव भी करवाया, ये एविडेंस है। डिस्पाइट ऑफ दिस उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं, ये मैंने आर्गूमेंट किए हैं, इसकी रिबटल दे छोड़ते सर मैं आउट ऑफ द कोर्ट था। तो जब ये चीज़ एस्टैब्लिश होती है ना तो फिर जज की समझ में आती है कि यार ये इसने रिटर्न सबमिशन भी दी है, ये तो रिसीविंग भी है, साथ एफिडेविट भी लगा रहा है, तो इसका मतलब है नॉन स्पीकिंग आर्डर है। लेकिन अगर आप ज़बानी बात करेंगे कि जी अगर आपने दिया है तो किधर है और आपके पास एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब है फिर आप वीक है ना, आपने केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। लिहाजा आपने जब ऐसे शख्स के सामने पेश होना है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप रिटर्न लेके जाएं। या एक वकील आर्गू नहीं कर सकता खड़े होके, घबरा जाता है। लेकिन देखें ना वकालत इतनी आसान है कि सवाल भी आपका अपना है, किताबी भी आपने पढ़ के जानी है, नकल मार के जवाब बनाए ना यार, पेपर थोड़ा देना है जाके, ज़बानी पेपर तो नहीं देना ना। इसका मतलब ये है कि वकालत इतनी आसान है कि सवाल भी आपके सामने है और सवाल के लिए आप पूछ भी 15 बंदों से सकते हैं कि यार ये प्रपोजिशन है, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। वो कहता है कि यार मेरे पास फैसला है, वो हुआ है। मेहनत करें ना यार, उस सवाल के जवाब के लिए आपने लिख के लेके जाना है, और वो जब लिख के देंगे तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। जजेस को वो देखनी पड़ जानी है कि जी ये फैसला है, ये सारी सूरत हाल है, या कम से कम आप आगे जब जाएंगे तो आपके सामने पता होगा कि जी ये डॉक्यूमेंट दिए हैं और विदाउट कंसिडरिंग दीज डॉक्यूमेंट्स ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर किया है। तो कम से कम टैक्स पेयर का कुछ भला हो जाएगा कि जी आप सुनना चाहते हैं तो सर मैंने ये डॉक्यूमेंट अभी भी साथ लगाए हुए हैं, आप सुन लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं वापस भेजना है तो यार रिलीफ ले के निकलना है ना।
वकालत में आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि जिसकी पावर अटॉर्नी आपने दे दी ना, तो आपने जीतने के लिए दी है, हारने के लिए नहीं दी। फिर आपने उसको ज़ाती केस समझना है कि यार पावर अटॉर्नी है, डिसमिसल के लिए तो मुझे नहीं ना उसने किया। और जब आप केस जीतेंगे, वो सुकून भी एक अपना होता है। गेम है ना यार, कि गेम खेली या निकल गया हूँ, खुशी होती है ना यार। लेकिन अगर आप खाली हाथ जाए तो फिर तो नहीं ना, फिर मतलब बाद में सोचता रहता है कि यार किताब साथ होती तो आज ये ना होते, बेइज्जती भी हुई है और डिसमिस भी हो गया। नुकसान किसका हुआ है? वो आपका भी इक्वली नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने फाइल उठा के वो उसने तीसरे बंदे को दे दी है, वो क्लाइंट आपका गया। टैक्स में तो आपको पता है ना कि क्लाइंट जो है ना, वो आपके साथ सर्कल में चलता है। लिहाजा अपने कस्टमर के साथ तो फिर प्यार करना है और उसको ऑनेस्टी के साथ बताना है कि यार अब ये गलती की है, आइंदा ये नहीं करनी है और इसका ये हाल है। एक ये सूरत हाल है। उसके बाद हाँ, अब आ जाएगा कि केस ला रेफर करना है। मसलन अपनी स्पोर्ट में आपने केस ला रेफर करने हैं। अब वो केस ला ये ज़रूरी नहीं है, आपने अपनी ये नहीं दिखाना कि यार मैं एक पॉइंट के ऊपर 500 केस ला लेके आ गया हूँ। आपने जो लेटेस्ट केस हो, आपने उस केस ला को पढ़ना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वकील साहब कहते हैं कि सर जी कैश गिफ्ट के ये केस ला मेरे पास अवेलेबल है कि कैश गिफ्ट जो है वो परमिसिबल है अंडर द लॉ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, वो केस मैंने भी पढ़ा है। आपके केस में गिफ्ट जो है वो स्ट्रेंजर ने दिया हुआ है। जो आप केस ला लेके आए वो तो बाप बेटे के दरमियान है। आपका केस बाप बेटे वाला है तो मैं इसको फॉलो कर लेता हूं। अगर स्ट्रेंजर ने दिया हुआ है तो फिर यार ये केस ला कैसे मैं फॉलो करूं? फैक्ट्स देखे ना, उस केस के फैक्ट्स ये हैं। वो कहता है जी बाप ने बेटे को दिया है, आपके केस में बाप ने बेटे को दिया है। इसका मतलब यह है कि जब आपने केस ला भी प्रेसिडेंट प्लेस करना है तो उसके फैक्ट्स को पढ़ना है कि सर मेरे फैक्ट्स और इसके फैक्ट्स आइडेंटिकल हैं और इस फैक्ट्स के ऊपर ये हाई कोर्ट ने फैसला किया है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये स्क्वेयरली एप्लीकेबल है इन माई केस। बजाय कि आप 15 केस दे दें सारे इररेलेवेंट हो। और मज़े की बात ये है कि जो वकील हजरात हैं ना, वो सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ते हैं, फैक्ट्स नहीं पढ़ते। उनको टाइम ही कोई नहीं है ना यार। वकील के पास कहाँ टाइम हुआ, ना उसने पढ़ना है ना उसने मेहनत करनी है, टाइम किधर से ले? वो डिटेल में जाए तो अपने खिलाफ ही जा रहा होता है, अपने खिलाफ जा रहा होता है। इसलिए जो केस ला रेफर करना है ना, उसको पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। और उन 5-6 में से ना जो आप समझे ना कि यार ये इन 6 में से सबसे बेहतर है, उधर वो जो है ना फरमाइश नहीं, वो जो हम पेपर देते थे कि जी 5 गिट्ठो हो गई है, नहीं तो बस ये ज़बरदस्त है। लेकिन सवाल का जवाब कुछ और है, सवाल का जवाब कुछ और है। वो कहता नहीं मैंने 4 शीटें लगाई हैं, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? दौड़ हमारी रही है ना कि 5 शीटें आपने लगाई हैं, 10 मैंने लगाई हैं, मसले कोई नहीं है। लेकिन पता चलता है फेल हो गया, दोनों फेल हो गए क्योंकि सवाल के जवाब नहीं दिया ना प्रॉपर, बस ऐसे ही गप्पे लगाते रहे। इसलिए केस ला जब आपने रेफर करना है ना, तो आपके पास 4 केस ला है ना, तो चारों में से सबसे पहले जो आपको बेहतर लगे ना, वो आपने उसके ऊपर रिलाय करना है कि सर ये इस केस ला के और मेरे केस ला के फैक्ट सेम है, तो लिहाजा ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी अगर आप मुझे इस केस ला के मुताबिक रिलीफ नहीं देंगे। लिहाजा प्रेसिडेंट पढ़ के जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा केस ला देने हैं। वकालत में ज़्यादा केस कोई नहीं है। देखें ना, आपका केस टाइम बार्ड है तो आप कहते हैं कि सर लिमिटेशन मैंडेटरी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है और लेटेस्ट जजमेंट है, तो बस अब उसके बाद आप 1947 से ले के 36 निकाल के ले आएंगे, फोटो कापियाँ करवाएंगे, टैक्स पेयर का भी नुकसान करेंगे। अल्टीमेटली इशू यही है कि लिमिटेशन का केस है, लेटेस्ट जजमेंट दे दें, बस गुड इनफ है, गुड इनफ है। एक ही है। उसके बाद ना आपने जो काम करना है ना, वो ये करना है कि आपने इशू फ्रेम करने हैं।
इशू क्या फ्रेम करने हैं कि जी मेरे केस में सिर्फ 3 इशू में खड़े होकर बताना है, आपको वो इशू फ्रेम करने हैं और हर इशू का आपने कहना है सर जी इशू नंबर 1 ये है और इस इशू के ऊपर सर मैं अब आपके सामने बहस करना चाह रहा हूँ। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि सर जी मैंने लोन लिया था, अब सिर्फ इन्होंने एडिशन किया है कि जी क्रॉस चेक नहीं है। सर नहीं है, मैं सर डॉक्यूमेंट ले आए साथ लगाएं कि सर ये मैं डॉक्यूमेंट ले आया हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी ले आए हूँ, तो ये इन्होंने नहीं देखी। ये आप देख लें, मैंने 5 लाख रुपया लोन डिक्लेयर किया हुआ है, क्रॉस चेक के ज़रिए लिया है और ये क्रॉस चेक है, और ये या क्रॉस चेक नहीं है ऑनलाइन पेमेंट है, दें बैंक स्टेटमेंट हाईलाइट करके दें। आपका काम इतना सा है, बस बाकी नहीं। आपने कहना है सर जी उसने रिजेक्ट सिर्फ इस पॉइंट पे किया है कि क्रॉस चेक नहीं है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है, तो क्रॉस चेक सर ये है। इसका मतलब है उसका जो पॉइंट रिजेक्शन वाला है उसकी रिबटल आपने दे दी, बहस की क्या ज़रूरत है, कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा सर लोन की एडिशन की है और सिर्फ इस पॉइंट पे की है कि क्रॉस है, लिहाजा इशू फ्रेम करके आपने जानना है, रेलिवेंट लॉ देखना है। उसके बाद आपने हाँ सबसे आखिर में ना आपने एक और पॉइंट ज़हन में रखना है, जब आपने देखा है ना कि जज साहब काबू नहीं आए, फिर आपने अल्टरनेट भी लेके जाना है कि अल्टरनेट मेरे पास अगर वो नहीं मानेंगे तो आखिरी पत्ता मैंने कौन सा फेंकना है कि सर इसको फिर इस तरह करते हैं कि सर पेनल्टी डिफॉल्ट सा डिलीट कर दें, प्रिंसिपल अमाउंट मैं पे कर देता हूँ सर। सर कुछ तो रिलीफ लेके निकलना है ना यार, पहले तो आपने केस थारोली आर्गू किया है ना, अब आप समझ रहे हैं और पता चल जाता है, पेपर में पता चल जाता है ना कि खाली दे के आए हो पास कोई नहीं होना, बाहर जो मर्जी कहता रहो। उसकी वजह ये मुझे पता है ना यार खाली पेपर दिया हुआ है। तो सेम इज़ दी पोजीशन, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि वो पूछ रहा है कि वेयर इज़ दी क्रॉस चेक, तो आप कहते हैं सर उसने एडिशन गलत किया सर, अगर वो सबज पेज के ऊपर शोकाज इशू करता तो फिर ठीक था सर, सफ़ेद के ऊपर क्रॉस चेक की बात कोई नहीं कर रहा, क्रॉस चेक की बात कोई नहीं कर रहा। अब वो जज साहब या तो लड़े या पेपर वेट उठाए आपको मारे, वो कहता है ठीक है हर्ड, उसका मतलब यही है कि मेरे सवाल के जवाब आपने कोई नहीं दिया, इसका मतलब फारिग हो। वो सिर्फ आपकी इज्जत रख रहा है कि भाई डिसमिस मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि अल्टरनेट लेके जाना है कि अल्टीमेटली मेरा केस लूज हो रहा है, कोई तरला आर्गूमेंट भी है कि जिसमें मैं कह सकूं कि यार सर पेनल्टी डिफॉल्ट से चार्ज डिलीट कर दें, बाकी मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देता हूँ। मैंने इसी तरह केस किया, मैं आपको अपना केस बताता हूँ, रिपोर्टेड जजमेंट है पेशावर में, एक्साइज ड्यूटी का केस था और 100% एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब मैंने क्या किया, मैं गया हूँ, मैंने कहा सर मैं वकील आदमी हूँ, मेरी कंसीडिंग स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी, एक्साइज ड्यूटी बनती है, सिर्फ मेरा छोटी सी गुजारिश है। कहते वो क्या, मैंने कहा सर आप डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी वेव ऑफ कर दें और सिर्फ इसमें बेशक ये लिख दें कि इफ़ द टैक्स पेयर पेड द प्रिंसिपल अमाउंट विद इन 30 days और विद इन 15 days तो डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी डीम टू बी कंसिडर्ड एज डिलीटेड, अदरवाइज द अपील डीम टू बी कंसिडर्ड एज डिसमिस्ड। कि मैं अगर 15 दिनों में प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता तो फिर पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज भी करना होगा। मैंने कहा सर ये आप लिख के ना ऑर्डर कर दें, बनता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 15 दिन का टाइम दे दें। उसने ये लिख दिया कि जी प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कहा सर कंसीडिंग स्टेटमेंट मेरी ना लिखिएगा क्योंकि फिर क्लाइंट को आपको पता है सर उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जी प्रिंसिपल अमाउंट हम डायरेक्ट कर रहे हैं टू द टैक्स पेयर टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट विद इन 15 days, और अगर वो 15 days में पे कर देता है तो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी डीम टू बी कंसिडर्ड एज वेव्ड ऑफ, अगर नहीं करता तो अपील डिसमिस हो गई। वकालत है ना, वकालत है, एडवोकेसी है, लिहाजा आपने केस प्लीड करना है ना।
और अगर आप शुरू से केस कर रहे हैं ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये डिलीट कर छोड़िएगा यार। ये नहीं देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि सर एडवोकेसी ना इतनी मज़ेदार गेम है ना, आप सिर्फ इसको ना गेम समझ के खेलें, इंजॉय करें कि एक प्रपोजिशन है ना, और उस प्रपोजिशन को का हल निकलना, और मैं समझता हूँ आप पढ़ेंगे ना तो हल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और उसके लिए आप खुद पढ़ें, सीनियर के साथ डिस्कस करें। हो सकता है वो प्रपोजिशन जब आप किसी के साथ डिस्कस करें ना, वो कहेंगे यार मैंने रिसेंटली केस करवाया है, मैं आपको अभी जजमेंट भेज देता हूँ, इसका मतलब आधा काम तो आपका हो गया। लेकिन अगर आप डिस्कस नहीं करें, इल्म जो है ना डिस्कस करने से बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। ये कभी भी आप ना किया करें, आप आपस में बैठ के डिस्कस किया करें, बार में भी डिस्कशन किया करेंगे यार ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन के ऊपर बताएं ना कैसे निकला जा सकता है। तो लिहाजा एक तो आपने ये करना है। अब लास्टली मेरे ख्याल सारे थक गए हैं, मैं सिर्फ इन शॉर्ट अब मैं सिर्फ ना कंक्लूजन में ये कागज छोड़ जाऊंगा आपके लिए। इसमें देखें ना, कंक्लूजन ये है कि मास्टर फैक्ट्स होने चाहिए, आप मास्टर ऑफ फैक्ट्स में, नंबर 1। नंबर 2, आपने सिंपल करना है लॉ को, रेलेवेंट लॉ पढ़ना है। तीसरा, आपने क्लियर रिस्पेक्टफुल सबमिशन देनी है। चौथा, आपने ये करना है कि आपने एंटीसिपेट करना है कि काउंटर आर्गूमेंट क्या आ सकता है, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि जी आप 2 बंदों के जिम्मे लगाएं, आप उसे कहें कि जी आपने खिलाफ आर्डर बहस करनी है, और एक को कहें आपने हक में तैयार करना है। अब वो जो खिलाफ और हक में करेगा ना, तो आपके नॉलेज में आ जाएगा कि यार ये दोनों तरफ से ना ये आर्गूमेंट आ सकते हैं, तो इसका मतलब है आपने तैयारी अपनी कर ली, और जब मौके पे जो जवाब देना है ना, असल मज़ा उसी का है। केस हट जाए ना, उसके बाद क्या है यार ये तो मैं भूल ही गया हूँ, तो फारिग हो गया ना यार, टाइम निकल गया, ट्रेन मिस हो गई है, फिर कोई नहीं सुनता। लिहाजा आपने उधर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अल्टरनेट भी होना चाहिए, आपने कॉन्शियस खड़े होना है कि यार काबू नहीं आ रहा जज, तो इसको कैसे करना है। तो अल्टरनेटिवली कोई ना कोई रिलीफ तो लेना है ना, या माइंड मेकअप करके जाएं कि यार मेरे साथ ये होगा ना, तो फिर मैं यही कहूँगा। देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि केस 0 है, तो मैंने कहा यार अगर मैं इस तरह की चाल चलूँ ना, तो हो सकता है मैं निकल जाऊँ, निकल गया। तो देखिए ना, इसका मतलब है आपने केस प्रिपेयर करना ना। सेम इज दी पोजीशन अगर आप असेसिंग लेवल पे कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि देखें कोजाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, वो आपको नोटिस देता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपने पेश होना है असेसिंग अफसर के पास। फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि यार डॉक्यूमेंट लेके आए हो ना, तो आप इंस्पेक्टर को दे दो, तो आपने करना क्या है, देखिए आपने लिख के लेके जाना है, और आपने ऊपर से हाथ से लिख देना है कि जी मैं पेश हुआ हूँ, इसने हियरिंग नहीं की और कहा है कि जी मेरे इंस्पेक्टर को रिसीव करवा दो। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको कोई नहीं मिली, आपने रिसीव करवाई ना। हर्ड जो है ना, हर्ड का मतलब ये होता है कि सुनने, one is speaking and the other is listening। सुनने, बिल्कुल सुनना। One is speaking and the other is listening। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सुनना है। सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है बड़ी डिटेल इस बीइंग ऑफ हर्ड के ऊपर। उन्होंने कहा हर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट जमा करवा के आ जाएं। देखे ना, जो आपने लिख के बताना, मेरे जैसा नालायक आदमी तो है ना कि जिसने लिखना भी आधी अंग्रेजी गलत लिख छोड़नी है, लेकिन अगर बहस करनी है पंचायत में ना, अनपढ़ आदमी ज़्यादा अच्छी बहस करता है। गांव में ना, देहातों में जो है ना बुजुर्ग, अगर उनसे सालसी करवाए ना, तो आपके चारों तबक रोशन हो जाएं कि यार इंटेलेक्चुअल कितने हैं। बात उन्हें भी समझ आ जाती है कि यार आप बताओ क्या हुआ है, आप बताओ क्या हुआ है, बस ठीक है कल मैं इसका फैसला करूंगा। वो अपनी कैलकुलेशन करता है, करने के बाद वो कहता है हाँ ये आ गए पोल्ट्री ने काम खराब किया है। मैं और बिल्कुल अनपढ़ है,
सर लॉ क्या है? लॉ कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि आपका दिल क्या कहता है, अदरवाइज कोई चीज नहीं है। लॉ कॉमन सेंस है कि जो आप कॉमन सेंस में करेंगे ना कि यार ये होना चाहिए, तो वो मैं समझ लो वही लॉ कहता है, वही लॉ कहता है। तो लिहाजा ये सूरत-ए-हाल है कि आप ना इसको पढ़ें और आपस में बहस किया करें। और किताब में बार बार कहता हूं कि हम आपसे सीखने के लिए बैठे होते हैं कि आप नया पॉइंट लेके जाएं। कहेंगे सर जी मैंने भी 2 दफ़ा ये पढ़ा है, ज़रा सेक्शन को दोबारा पढ़ते हैं और फिर मैं अपने फैक्ट्स को अप्लाई करता हूं, अब बताएं क्या सिचुएशन है। वो फिर आप इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है ना। और इंटरेस्ट मैं बता रहा हूं कि उस्ताद वो ही अच्छा होता है जो बोर्ड पे लिख के ना गाइड ना देखे, फिर वो आपको ज़बानी समझाए, और वो जब ज़बानी समझाएगा ना वो आपके दिलों में बैठेगा। लेकिन अगर उसे खुद समझ नहीं है ना, वो आपको पता चल जाना है कि गाइड देखता है और उसके बाद वो लिख छोड़ता है, लिख छोड़ता है, इस तरह नहीं। लिहाजा आपने पहले खुद तैयार करना है केस, उसके बाद ही आर्गू करना है ना। और उसके लिए फिर जज साहब कहें तो फाइल खोलनी है, वरना आपके एक छोटा सा परफार्मा ऊपर रखा हो कि ये फैक्ट्स हैं टोटल, एक पेज से ज़्यादा के फैक्ट्स या आपके पॉइंट कोई नहीं होते, वो आपके सामने हो, वो आपके सामने हो, और उसके बाद आप आर्गू करें और आंखों में आंखें डाल के बात करें। लॉ देखें ना, लॉ वो ही डिस्कस होना है जो रेलेवेंट है, उसने पूरी किताब को नहीं आपसे पूछनी, रेलेवेंट लॉ, और उस रेलेवेंट लॉ को अच्छी तरह पढ़ के जाए। बहुत शुक्रिया। मुश्किल हमारे लिए ये है आपके सामने कि अब सारे तरीके तो आपने आजमाए हुए हैं, अब हम तो ये भी एक टेक्निक बताने के लिए सर वो बिजली शेर को जो है चढ़ने के तरीके तो बिजली को काटेंगे। नहीं मैं बताता हूँ, देखें मैं जो है ना, मेरी कोशिश होती है अगर किसी का केस बनता है ना, आप नोट कर लीजिएगा, या आप मेरे पास ना जब से मैंने फैसले करने शुरू किए हैं ना, सारे फैसलों का रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैं अपने हाथ से टाइप करता हूँ, खुद लिखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि आज सुना सुबह रिलीज़ करूँ। सिर्फ वो केसेस जो बड़े केसेस हैं जिसमें रिसर्च करनी है उसमें 1 हफ्ता, लेकिन मंथ के एंड पे मेरी स्लेट साफ होती है, मैं लिखता हूँ नील पेडेंसी, नील पेडेंसी। तो यार उसको इंसाफ दे। दूसरी मेरी कोशिश होती है कि मैं रिमांड ना करूँ। फैक्ट्स की बातें हैं ना, मैं कहता हूँ यार तुम इधर ही लेके आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट मैं देख लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि यार उस टैक्स पेयर की जान आप ख़त्म भी करें ना, उसका 1 साल ख़त्म करते हैं। अगर आपकी सिर्फ यही है कि रिमांड करते जाएं, रिमांड करते जाएं, रिमांड करते जाएं, इसका मतलब है सिर्फ आप फीसों पे चल रहे हैं, उस बेचारे को कोई चीज़ नहीं मिल रही। दोबारा ट्राइब्यूनल में मेरा स्टे के ऊपर भी यही डिस्प्यूट होता है। मैंने कहा यार उसका या स्टे बनता है या नहीं बनता। ये जो 30-30 दिन का स्टे है ना, इसमें देखें उसने फोटोकॉपी के पैसे भी वकील ने लेने हैं, उसका टाइम भी इसी के ऊपर लगना है, और वो उसकी कास्ट उसको पड़ रही है। अगर आप उसको ये करें कि जनाब मैं आपका वाकई स्टे बनता है, मैं स्टे टिल डिसीजन दे रहा हूँ, अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो किस दिन तैयार हो गया है, मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 दफ़ा दे दूँगा, तीसरी दफ़ा मैं कहता हूँ कि जी मैं स्टे वकेट कर रहा हूँ, जब आपका केस तैयार हो जाए मैं हाजिर, स्टे इज वकेटेड। उसकी वजह यह है कि मैं कहता हूँ कि यार देखिए ना, वकील ने फीस ले ली है ना, उस असाइनमेंट को ख़त्म होना चाहिए ना यार, वो आगे जाए बजाय कि वो इसी चक्रों में रहे। टैक्स पेयर के लिए आसानी पैदा करे ना। शायद बात का अच्छा बंदा भी आ जाओ लेट करने से। अच्छा सर मेरा एक ज़रूर इफेक्टिव आपने हमें टिप्स दी हैं और हम सब लोग इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे।
ये रिलेशनशिप था एक एडवोकेट का या एक काउंसिल का कोर्ट के सामने, एक रिलेशनशिप हमारा हमारे क्लाइंट के साथ। बिल्कुल है। एक तो हम किस तरीके से अपने क्लाइंट के आगे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं, एक सवाल ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि केस कमज़ोर है हमारा, बिल्कुल ठीक है, जेन्युइनली कमज़ोर है, बिल्कुल ठीक है, और हम हार भी सकते हैं इस बिल्कुल केस ठीक में, है। हम किस तरह अपने क्लाइंट के आगे अपने आप को प्रेजेंट करके उसका कॉन्फिडेंस जीतें। बिल्कुल ठीक है। पहले फोरम पे भी केस हमें पता हम हार गए, दूसरे फोरम पे भी हार गए, और हो सकता है तीसरे फोरम पे हम जीत जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो दरमियान का गैप है, हमारा क्लाइंट समझ सकता है कि शायद मेरा जो काउंसिल है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा। हमें खुद तो पता है कि हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखे ना, इस gap जो को किस जो तरीके जो से हम- जो जो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके कंडक्ट से उसे पता चल जाता है कि वो एक काम की 6 दफ़ा फीस ले लेता है। देखे ना, कंडक्ट बिल्कुल पता चल जाता है। मुझे अभी रिसेंटली एक फ़ोन आया, मैं कमरे में था, वकील मुल्तान का केस है, बेल का केस है। उसने कहा कि नेक्स्ट 11 दिन हो गए हैं, हाई कोर्ट से बेल हो गई है, जज साहब ने अभी साइन नहीं किए, तो लिहाजा पैसे और लगेंगे। मुझे उन्होंने फ़ोन कर लिया। मैंने कहा कि सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो बेल किस जज साहब के पास लगी है, क्योंकि बेल के आर्डर तो आपको पता है सर, सेम डे वो साइन करके या डिसमिस उसी वक्त अनाउंस करते हैं, सॉरी डिसमिस, या बेल वो कह देते हैं कि इतना बॉन्ड जमा करवाएं फारिग, और सेम डे आर्डर बेल का होता है। 11-12 दिन नहीं होते। इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस आपने डेवलप कर रहा है। ठीक है ना। देखे ना, असल में ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपने खुद डेवलप करना है, और यही कॉन्फिडेंस ना आपने जजेस के सामने भी डेवलप करना है कि यार ये बंदा ना तैयार होके आता है लेकिन प्लीड नहीं प्रॉपर कर पा रहा। ये भी पता चल जाता है कि बात इसकी समझ आ रही है लेकिन वो कह नहीं पा रहा जो वो कहना चाहता है। बाज़ वक़्त हमारा क्लाइंट हमें कहता है हाँ, कि जी आप मेरे ऑफिस आ जाए, बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठ के हम केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्या ये मैं अच्छा gesture है? नहीं मैं बताता हूँ। उसका जवाब बड़ा सिंपल है। आपने कहना है कि यार अगर तो उधर लाइब्रेरी सारी आपके पास अवेलेबल है तो मैं ज़रूर आ जाता हूँ। हाँ। ज़रूर आता हूँ। अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है जो मैंने किताब खोल के देखनी है, हाँ। तो फिर यार फिर वो केस तो क्या ना हुआ ना। फिर मैं क्या करूँ यार। बड़ा सिंपल सा जवाब। उसे कहो यार देखें, इधर बैठेंगे ना, किताबें पढ़ी हैं, खोलेंगे, आपकी बात सुनूंगा, मैं देख के बताऊंगा भाई क्या है। बाद का तो अपने असिस्टेंट से भी डिस्कस करना पड़ जाता है। सर आप देखें ना, या मुझे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे फाइल भिजवा दें। फाइल में मैं आपसे फ़ोन पे फैक्ट्स ही पूछ लेना यार फाइल पढ़ने के बाद। इसके अलावा क्लाइंट ने आपको ला थोड़ा बताना है, फैक्ट्स ही देखने हैं ना। तो फैक्ट्स तो टैक्स के आपको पता है, फाइल आपके सामने आ जाए आपको पता चल जाता है कि भाई इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो उसके पास क्यों जाना है? उसके पास अगर आपने जाना है तो आप उसे फ़ोन करेंगे, सर जी ये सूरत हाल है, ये फैक्ट्स आप मुझे अदरवाइज बता दें। और वो एक बात वैसे भी उसके पास जाना सर जी, सर जी वकील को आपने दुकान से उठ के नहीं जाना, और वकील उस दिन बनता है जिस दिन वो क्लाइंट की कमर देख ले कि जानता है खसमन खाए, उस दिन वो वकील है। बिल्कुल ठीक है। ये ना है कि यार आगे और निकले ना जो दिन न ले लेंगे। जिस दिन आपने उसकी कमर देख ली ना कि यार वो उठ के चला गया, उस दिन समझे आप वकील हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये काम करता रहा। मेरे पास क्लाइंट आता है ना, मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा कि यार मुझे आप ये बताओ कि फ़ीस पे काम करना है या नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना है। कहता सर मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने कहा यार फ़ीस होगी 5 लाख, पता नहीं केस का क्या बनना है क्योंकि मुझे कोई पता नहीं। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है अगर मैं केस जीत गया तो 10 लाख दूंगा, हार गया
तो आप अपने घर में अपने घर कोई चीज़ नहीं लूँगा। बताओ अब क्या करना है? फीस देनी है 5 लाख तो दे दो बहन। तो दिखना जज साहब ने फैसला करना, मैंने थोड़ी करना है, मैंने थोड़ी करना है। हाँ, मैंने तो मेहनत कर। लेकिन अगर आप समझते हो कि जनाब ये भी 5 आपके बच जाएं तो 10 देने पड़ने और जीतूंगा आर्डर। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे से कोई बंदा मेरी फीस लेके 25 सालों में नहीं दौड़ा, नहीं दौड़ा, नहीं दौड़ा। और मजे की बात यह है, मैंने 2006 में ना मर्सिडीज गाड़ी इसी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ली थी क्लाइंट से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कस्टम का केस था, रेट करनी थी। मैंने कहा यार आपकी गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई है। क्या था कौन सी? उसके पास मर्सिडीज का वो बिजनेस करता था, उसके पास गाड़ियाँ बड़ी अच्छी थी। एक मैरून कलर की गाड़ी थी, मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा यार बात ये है कि केस आपका करूँगा, फीस कोई नहीं लेनी, गाड़ी लेनी है। अगर जीत गया तो लूँगा, रेट डिसमिस हो गई तो नहीं लूँगा। मतलब ये है ना, अब आप अपनी कैलकुलेशन कर लोगे, यही मेरी फीस है, यही मेरी फीस है। उसने कहा सर डन, और वो भी जीते नहीं, सर डन। देखे ना सर, देखे ना उसके कंटेनर फंसे हुए हैं। वो एज अर्ली एज पॉसिबल समझता है कि यार जितना ये दौड़ेगा ना, डेफिनेटली कोशिश करेगा, खुद इन्वेस्ट भी करेगा कि यार ये केस अर्ली हेयरिंग दूं, फलां करूं, जल्दी लग जाए, जल्दी लग जाए। वरना एडवांस फीस दूंगा, लगे ना लगे क्या, मैं तो नहीं ना लाना या नहीं लाना। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, और मैं समझता हूँ कि सर आपको ना उन्हें भी मज़ा आता है कि यार इसका मतलब ये है कि वो जो इतना वो भी कर रहा है कि यार मैं मेहनत करूँगा, कोई बात नहीं है, लॉस हो जाएगा ना, मेहनत तो करनी है ना। लेकिन मुझे पता है कि यार मेरा काम यही है, मैंने तो मेहनत करनी है, प्रोफेशन है ना। तो लिहाजा बड़े इसी तरह की अच्छी फीसें लेता रहा कि ठीक है डन हो जाएगा तो हो जाएगा। जी बात सर, स्कोर के ऊपर कुछ रोशनी डालो सर। सर रेक्टिफिकेशन के ऊपर ना मैंने एक जजमेंट लिखी थी, रेक्टिफिकेशन के ऊपर। रेक्टिफिकेशन का मैंने प्रिंसिपल ये ले डाउन किया, मैंने कहा कि जी जब आर्डर ट्राइब्यूनल कर देना और टैक्स पेयर रेफरेंस में चला जाए तो मैं कहता हूँ कि ये रेक्टिफिकेशन मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इसको कहते हैं कि जी एक पर्सन 2 रेमेडीज कैन नॉट बी अवेल एट द सेम टाइम, कि वो इधर भी आए। और उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने एक दफ़ा टैक्स पेयर की अपील डिसमिस करके उसको रेफरेंस के लिए भेज दिया, अब रेक्टिफिकेशन में उसकी अपील एक्सेप्ट करके डिपार्टमेंट को आप भी रेफरेंस में चले जाओ। यार ये जज का ये काम है कि दोनों एक अपील आई है और दोनों को फैसले खुद ही रिव्यू कर ले, खुद रिव्यू, ये नहीं है, ये नहीं। इसलिए फाइल ना हुआ तो रेक्टिफिकेशन सर ये उसमें हमने ये देखना है, देखें जो मैंने ओपिनियन फ्रेम किया है ना, वो आपने एस्टैब्लिश करना है कि ये अगर ये डॉक्यूमेंट ओवरलुक ना होते तो ये ओपिनियन डिस्टर्ब हो, ये फिर ओपिनियन डिफरेंट होनी थी। लेकिन अगर आपने बहस करनी है कि सर जी नहीं ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप रेक्टिफिकेशन में री हियरिंग के लिए आ गए मेरे पास। तो मैं री हियरिंग नहीं कर सकता यार, मैंने एक माइंड मेकअप अपना जो किया था वो मैंने कर लिया, गलत है यार, आपके पास रेमेडी है, गो एंड फाइल दी रेफरेंस। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उसके बाद खाना शुरू करेंगे। सर मैं पीआरए में पेश हुआ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ किसी ने पढ़नी हो फाइलें, मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीआरए में केस था, इत्तेफाक इस तरह का हुआ कि उस दिन ना जज साहबान ने कहा चैम्बर में करेंगे, चैम्बर में केस करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। चैम्बर में मैं गया, चेयरमैन साहब सामने बैठे हुए थे, साथ उनके दूसरे मेंबर थे, एक और सेशन जज साहब थे, लेडी थी सर पीआरए में, वो इधर बैठी हुई थी। अब बेसिकली डीबी का ही केस था, वो इधर बैठी हुई थी, मैंने अपना केस आर्गू शुरू किया। अब वो इंटरेस्टिंग इस तरह का इशू डेवलप हुआ कि मैडम ने ना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बेंच का हिस्सा नहीं थी। सर केस में या आप में?
नहीं वो मेरे में इसलिए नहीं, वो भी खत्म हो चुकी थी। उन्हें इधर देखिए भी शुगर पेशेंट है। एक सच्चाई भी बता दी ना साहब। होया कि सर मैं केस आर्गू किया, आर्गू करने के बाद ना उन्हें इंटरेस्ट डेवलप होया, उन्हें मेरे से ना क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी कि मलिक साहब आप ये बताएं इस तरह हो तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा। घंटे 1.5 घंटे बहस मुबासा हुआ, सर अल्टीमेटली मेरी अपील डिसमिस, मेरी अपील डिसमिस हो गई। ऑर्डर मेरे सामने आया, मैंने कहा यार अपील डिसमिस हो गई है, अब जो बहस की है उसने कोई नोट नहीं किया, अच्छी खासी मेरे कम से कम पॉइंट तो नोट कर। अब मैंने हाई कोर्ट में जाना है, तो हाई कोर्ट में मैं ये कैसे इस्टेब्लिश करूंगा कि यार ये बहस हुई है। सर मैंने क्या किया, सर आप PRA का एक्ट निकालें ना, तो उसमें आज भी रेक्टिफिकेशन की सेक्शन कोई नहीं है, आज भी रेक्टिफिकेशन का सेक्शन कोई नहीं है। सर ये सेल टैक्स में नहीं होता था, फिर महकमा कर सकता था। हाँ अब आ गया ना, सेल टैक्स में सेक्शन 57 आ गया, PR में स्टिल नहीं है। मैंने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन तैयार की और मुझे पता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। मैंने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन तैयार करके फाइल की, उन्होंने इमीडिएट बेल दी, बुला लिया, वकील साहब को बुलाए, अब भी डिसाइड कर देते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब उस रेक्टिफिकेशन में मैंने लिखा क्या, मैंने कहा कि सर ये केस उस दिन चैम्बर में हुआ था, consisting of 3 members, comprising of 3 members bench, namely so and so, so and so, whereas the order has been released with 2 signatures. लिहाजा 3 member bench और 2 member कैसे साइन कर सकते हैं, लिहाजा रेक्टिफाई करें। अब सुने सर, लेकिन सर या मैं मेरे पीछे चल क्या रहा है कि मैंने हाई कोर्ट में जाना है ना सर, और मैंने कोई बात करनी है आगे जाके। मैंने क्या किया कि रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी। उन्होंने कहा जेंटलमैन आपने जो एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन की फाइल किया है, वेयर इज द सेक्शन। मैंने कहा सर सेक्शन कोई नहीं है। क्या तो फिर कैसे लाई करती है, किस प्रोविजन के तहत आप आए हैं। मैंने कहा सर मैं उसी प्रोविजन के तहत आया हूँ जिस प्रोविजन के तहत आपने मेरी ग्राउंड एडजुडिकेट ही नहीं की, उसी प्रोविजन के तहत आया। सर उन्होंने उसी वक्त ना मेरी एप्लीकेशन डिसमिस करने के बाद ना मैं रेफरेंस में इमीडिएटली किया। रेफरेंस में मैंने पहला क्वेश्चन ये रेज किया कि जनाब 3 मेंबर बेंच ने केस सुना है और 2 ने साइन किया है, उन्होंने कहा कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। मैंने कहा सर मैं फलां पेज के ऊपर मैंने रेक्टिफिकेशन फाइल की और ये चूंकि फैक्ट्स की बात थी, मैंने कहा मैंने फैक्ट लिखा है, और जब उन्होंने डिसमिस की ना तो फैक्ट्स को डिनाई नहीं किया, फैक्ट्स को डिनाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा आपने कुछ जी बहुत इन्होंने शुक्रिया यही कहना कि बस खाने शुरू हो गए। चेयरमैन। मैं मुतमिस हूँ जनाब चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मोहम्मद इमरान गाजी साहब से कि वो तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करें। मोहम्मद इमरान गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी खाने के साथ सवाल जवाब करते रहें यार। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मलक मोहम्मद अकरम साहब का, सीनियर मोस्ट मेंबर अपना ट्रिब्यूनल रेवेन्यू, चौधरी मोहम्मद आज़म साहब का, हमारे सीनियर मेंबर मुल्तान बेंच, और मलक खादुम हुसैन मितला साहब का, सदर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ कियानी साहब का, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, और तमाम हाजरीन बड़ी तादाद में। अनएक्सपेक्टेड, हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं थे कि इतने दोस्त हमारे आज आएंगे, लेकिन मलक अकरम साहब की मोहब्बत में सब दोस्त इधर मौजूद हैं, सब आए हैं और हमें बहुत सीखने को मिला है। जनाब मैं नाम लेना स्किप कर गया, वहीद भट्ट साहब का, तो जनाब इन्होंने भी आज LNG पर हमारी प्रेजेंटेशन दी है, तो हमारे रिव्यू स्पीकर
वही सजाद भट्ट साहब, इनका भी बहुत मशकूर हूँ। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट कॉल पर और इतनी मोहब्बत से सब तशरीफ़ लाए हैं, सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।